दोस्तों नमस्कार। बीजेपी इस तेजी से बदलने लगेगी, इसकी कल्पना तो बीजेपी के भीतर जुड़े हुए उन कद्दावर नेताओं को भी नहीं थी जो ये मानते रहे कि बीते 10 वर्षों में उन्होंने जो बीजेपी का उफान देखा और उस उफान की अगुवाई करते हुए मोदी शाह की जोड़ी को देखा, वो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी की जोड़ी से भी कई कदम आगे चलती हुई दिखाई दी। और अगर उसमें एक नाम उस दौर में मुरली मनोहर जोशी का भी जोड़ दीजिएगा तो भी वह तिकड़ी उस तर्ज पर बीजेपी को ले नहीं जा पाई जिस तर्ज पर मोदी और शाह की जोड़ी ने इस देश के भीतर कमाल कर दिया। लेकिन इस कमाल की उम्र क्या अब पूरी हो चुकी है? वो चाणक्य जो 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये माना जाता रहा कि जो भी बिसात अमित शाह बिछाएंगे उस बिसात पर जीत मिलना तय है, उसी रास्ते हिंदुत्व का रास्ता और उसी के आश्रय राष्ट्रवाद का गान भी किया गया। लेकिन बिल्कुल नई परिस्थितियां अब हर चुनाव में आपको नजर आने वाली है। सामने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव है, उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं। बरस बीतते बीतते दिल्ली के चुनाव हो जाएंगे और बरस खत्म होते होते बिहार के चुनाव सामने आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब बीजेपी का कोई नेता आपको उस रूप में अगुवाई करता हुआ नजर आएगा नहीं। वह बिसात जो चाणक्य बिछाया करते थे वह बिसात से दूर हो नजर आएंगे और इन परिस्थितियों में आरएसएस के हाथ में कमान होगी। आरएसएस अपने तौर पर तमाम राज्यों में अगुवाई करते हुए नजर आएगी। इतना ही नहीं बल्कि जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े होंगे उसको लेकर इससे पहले दिल्ली के भीतर जो मंथन होते रहा और दिल्ली तय करती रही, जिसे मन चाहा उसे सामने उठाकर रख दिया, वो परिस्थितियां अब नहीं चलेंगी। मैसेज बहुत साफ होगा कि संगठन सब कुछ होता है। मैसेज उससे आगे होगा कि संगठन के भीतर से जो सबसे ज्यादा सक्रिय होगा वो अगुवाई करते हुए नजर आ सकता है, लेकिन दिल्ली के इशारे पर कुछ नहीं होगा। और स्थिति यह भी है कि उत्तर प्रदेश के भीतर जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसकी अगुवाई भी आरएसएस अपने हाथों में ले ले। यानी वही तय करे कि किस मुद्दे को उठाना है, वही तय करे कि उस मुद्दों के आश्रय स्वयंसेवक की गोलबंदी उस राज्य उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे होगी, वही तय करे। यानी आरएसएस ही तय करे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के भीतर जो पूरा 370 का मुद्दा है उसी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घुमड़नी चाहिए। जीत मिले या हार मिले, बात उसके आगे की है, क्योंकि भविष्य में बीजेपी को भी बतौर पॉलिटिकल पार्टी बचे रहना है और आरएसएस को संगठन को चलाने के तौर पर और आरएसएस को विचारधारा या एजेंडे के तौर पर इस देश में बीते बरसों बरस से जो भी उसने मेहनत की है अब उसे पानी में जाने देने नहीं दिया जाएगा। और यही स्थिति महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर भी है। तो पहले राउंड में जानकर हैरत होनी नहीं चाहिए कि आदिवासियों के सवाल पर झारखंड के चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आदिवासी विंग आपको सक्रिय नजर आनी शुरू हो जाएगी, जिसको एक लिहाज से कदम ताल करने के लिए आगे बढ़ाया जा चुका है। महाराष्ट्र के चुनाव में विदर्भ का हिस्सा हो, मराठवाड़ा का हिस्सा हो या पश्चिमी महाराष्ट्र की परिस्थितियां हो, इन तीनों परिस्थितियों में जिस मंत्र को आरएसएस चाहती है उसी आश्रय चुनाव लड़ा जाएगा। यानी यह ना सोचिए कि एकनाथ शिंदे या अजीत पवार, बिल्कुल नहीं। और यही स्थिति हरियाणा और जम्मू कश्मीर के भीतर है। लेकिन एक सवाल हर जहन में यहां पर होना चाहिए कि आखिर ऐसी परिस्थिति कैसे खड़ी हो गई। असल में बीते 10 बरस का पूरा मुखौटा जो था वह एक ही चेहरे के इर्द गिर्द और उसी मुखौटे के आश्रय चल रहा था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, उन्हीं का मुखौटा था। लेकिन अब बीजेपी के भीतर या आरएसएस के भीतर यह सवाल बड़ा हो चुका है कि दरअसल बीजेपी का कोर वोटर जो ये मानते चला गया कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो जिस रास्ते वो चल रहे हैं उस रास्ते आरएसएस के तमाम विचारधारा या एजेंडे के आश्रय सफलता मिलेगी और उस दिशा में कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक के बाद एक जिस रास्ते
बीजेपी का कोर वोटर यह मानकर चल रहा था कि अगर इस देश में 10 बरस तक मुसलमानों का कोई वोट बीजेपी को नहीं चाहिए, तो जिन मुद्दों के आसरे हिंदुत्व का जागरण करना है, उन मुद्दों को भी ठंडे बस्ते में इस दौर में क्यों डाल दिया गया? क्या यह सिर्फ और सिर्फ सत्ता बचाने का रास्ता है? जैसे वक्फ बोर्ड बिल जो लाया गया वह क्यों पास नहीं हो पाया, और उसको लेकर क्या इतनी कमजोरी सत्ता के सामने आकर खड़ी हो चली है कि वह छिटपुट बातों के आसरे भी अपने सहयोगी, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वो पासवान, चिराग पासवान ही क्यों ना हो, क्या इन्हें राजनीतिक सौदेबाजी के जरिए अपने अनुकूल नहीं किया जा सकता है? दरअसल पहली बार 3 सवाल इस देश के भीतर में बीजेपी और आरएसएस से निकल कर आ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि यह बीजेपी जिस रास्ते चल पड़ी है उसे हर राज्य में हार मिलेगी, और अगर हार मिलेगी तो उसके बाद राजनीतिक तौर पर बीजेपी के भीतर का जो आक्रोश होगा उसको थामने के लिए या उसके लिए शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर आरएसएस क्यों काम करेगा? और अगर आरएसएस के आश्रय चला जाए तो क्या इस दौर में बीजेपी या मोदी शाह नहीं बल्कि आरएसएस ही अब इस देश की राजनीति को बीजेपी के साथ खड़े होकर नहीं बल्कि बीजेपी के आगे खड़े होकर कुछ नए मंत्र देने जा रहा है? उन मंत्रों के आश्रय एक सवाल यह भी है कि अगर कांग्रेस पिछड़ों का सवाल या आरक्षण का सवाल या जाति समीकरण के आश्रय बढ़ चुकी है, तो क्या इस देश में कोई दूसरा मुद्दा अब बचा नहीं और पूरे देश की राजनीति जो है अब जाति समीकरण के आश्रय हर किसी को ले जाएगी और सत्ता तक पहुंचाएगी? तो क्या बीजेपी को उसमें शरीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होगी तो क्या वो अपने कोर वोटर को भी गंवाने की स्थिति में आ चुकी है? यह उस बहस, चर्चा या चिंतन मनन का हिस्सा है जिस पर मोहर जो लगनी है वो 31 अगस्त को, जब आरएसएस और बीजेपी की बैठक एक साथ होगी पलक्काड़ में, वहां पर इस पर मोहर भी लग जाएगी। यानी बहुत वक्त नहीं है कि आपके सामने आरएसएस अगुवाई करती हुई दिखाई दे, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो या इंडिया हो, वह जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहा है, उस हमले की नब्ज यही है कि दरअसल बीजेपी जिस चेहरे के आश्रय खड़ी थी अब वो चेहरा कोई मायने नहीं रखता है। और आरएसएस ये सवाल 2024 के चुनाव से पहले भी खड़ा कर चुका था और उसने बकायदा अपने ऑर्गेनाइजर में ये लिख डाला था कि इस चेहरे की अब उम्र खत्म हो चली है, आपको नए तरीके से राजनीति करनी होगी। लेकिन 400 पार का नारा और तीसरे टर्म को लेकर जो भी ख्याली पुलाव पुलाए गए उसके दायरे में आरएसएस को आना पड़ा, और शायद इसीलिए अब आरएसएस और बीजेपी के भीतर का जो मंथन है वो बाकी नेताओं के साथ भी मंथन है, उसमें यह सवाल उभर कर आने लगा है कि इस रास्ते तो आपको सफलता मिलेगी नहीं। और इसका एक छोटा सा हिस्सा देखिए, आज जब जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी थे वहां पर भी उन्होंने खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को किस तरीके से निशाने पर लिया, और ना सिर्फ निशाने पर लिया बल्कि यह एक मैसेज है कि आरएसएस से निकला हुआ प्रचारक जो इस देश का प्रधानमंत्री बन गया 2024 के चुनाव के बाद, वो सिर्फ प्रचारक ही नहीं बल्कि वो आरएसएस और बीजेपी और इनकी पूरी थ्योरी और पूरी विचारधारा धराशायी हो गई है। किस अंदाज में राहुल गांधी ने अपनी बात को जम्मू कश्मीर और भी कश्मीर के हिस्से में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जरा सुन लीजिए। मगर एक बात बदल गई है और ये आपने टीवी पे देखा होगा, चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने,
रिस्पेक्ट में। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। अब यह राहुल गांधी की अपनी राजनीति है, जहां पर बीते 10 बरस में उन्होंने नरेंद्र मोदी की उस ताकत को देखा है जिस ताकत के सामने कांग्रेस ध्वस्त होती चली गई। और शायद यही वजह है कि उसी अंदाज में उनका गुस्सा निकलता है। लेकिन आज तो सवाल आरएसएस का है, और आरएसएस के इस सवाल के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह भी हो चली है कि एक तरफ अगर मोदी सरकार हर उस मुद्दे से पीछे हट रही है जिस मुद्दे से इससे पहले 10 वर्षों में कभी कोई निर्णय लेने के बाद वह पीछे हटी नहीं, तो आरएसएस ने एक नया पाठ भी बीजेपी को पढ़ाया है। और वो पाठ शायद मौजूदा वक्त में सबसे महत्वपूर्ण हो चला है। उस पाठ का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि यह सरकार लगातार जनगणना नहीं करा रही थी। यह आरएसएस की ही सोच है कि जनगणना आपको करानी चाहिए, खास तौर से तब जब इस देश के भीतर में जाति जनगणना मुद्दा बना हुआ है और जाति जनगणना के साथ आरक्षण का सवाल बना हुआ है। आरएसएस के भीतर की यह गूंज है और वहां बैठे उन लोगों की यह सोच है कि राजनीतिक तौर पर आरक्षण और जातीय राजनीति की समीकरण में बीजेपी नहीं उलझेगी, बल्कि इंडिया गठबंधन ही उलझ कर रह जाएगा। और ध्यान दीजिए, इस बार के बजट में भी ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि इस दौर में जनगणना सर्वेक्षण होगा, क्योंकि बकायदा बजट में 1309 करोड़ का प्रावधान किया गया था। पिछले बरस 578 करोड़ का प्रावधान किया गया था। अगर आप 2019 में चले जाइए, जब कोविड काल से पहले जनगणना के लिए बजट निर्धारित किया जा रहा था, तो उस वक्त 8,754 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए और एनपीआर तैयार करने के लिए 3,941 करोड़ रुपए, एनपीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को तैयार करने के लिए 3,941 करोड़ रुपए दिए गए, यानी कुल मिला के 12,695 करोड़ रुपए उस वक्त दिए गए थे। इस दौर में किसी को नहीं पता था कि अगर यह परिस्थिति जुड़ जाती है, इस बार जो बजट में दिया गया है, तो उस रकम के साथ साथ अब पूरा हिस्सा 14,000 करोड़ के लगभग का हो जाएगा। यानी इस बार के बजट में कोई संकेत नहीं था। फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जिसमें सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि अब हम पॉपुलेशन इस देश की बताएंगे।